अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हम जो है ना फार्माकोलॉजी 2 एक और उसका जो है ना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे यानी ये बेसिक फार्माकोलॉजी और एएनएस के रिलेटेड। तो इसलिए आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आगे चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज बेसिकली हम इसको बेसिक फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और उसके बाद जो है ना फर्दर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम मेन टॉपिक की तरफ देख रहे होंगे, मेन ड्रग्स को देख रहे होंगे जो कि इस एएनएस के ऊपर इफेक्ट कर रहे होंगे। तो उससे पहले हम जो है ना इसके जर्नल से क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। ओवरऑल जो है ना नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम आप लोगों को पता है कि ये ओवरऑल जो है हमारे बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये सारे के सारे कंट्रोल एक नेटवर्क यानी न्यूरॉन के ज़रिए से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इफेक्टर आर्गन और हमारा ब्रेन सिस्टम, ये सारा जो है ना ओवरऑल जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मुख्तलिफ किस्म से सिग्नल वगैरह प्रोड्यूस हो रहे थे, स्टिमुलस मिलता है, उसके ये जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है इस चीज़ों को सबको जो है ना कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है उसको हम नर्वस सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम इसके डिवीजन की तरफ, सब डिवीजन की तरफ चले चले जाएं, तो उसके अंदर जो है ना फर्दर दो कैटेगरी बनती है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोल रहे होते हैं, और एक होता है पीएनएस जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सीएनएस का आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है, और पीएनएस इसके अलावा यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो न्यूरॉन का एक नेटवर्क मौजूद है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो इस न्यूरॉन के नेटवर्क में जो मुश्तमिल सिस्टम होगा उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरिक एरिया यानी ब्रेन के अलावा बाकी जो पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंच रहा है, ये सारे के सारे न्यूरॉन के ज़रिए से एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड हैं, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही पहले आगे दो चैप्टर आ रहे हैं, इसी के अंदर हम पहले डिटेल से पढ़ें सीएनएस को जो है ना फर्दर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सीएनएस का होगा। तो इसमें जो है ना पीएनएस को हम अगर फर्दर डिवीजन की तरह न्यूरॉन की बेसिस पे, उसके एक्शन की बेसिस पे देख लें, तो फर्दर इसकी डिवीजन जो है ना एफरेंट नर्वस सिस्टम है, एफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ईफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो एफरेंट ए से निकला है, और ई से मुराद होता है एग्जिट, यानी जो न्यूरॉन ब्रेन से अदर इफेक्टर आर्गन की तरफ कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज को लेके जा रहे हैं, उसको हम ईफरेंट बोलते हैं। और एफरेंट जो उसके रिवर्स हो, यानी वो जो इफेक्टर आर्गन की तरफ से लेके ब्रेन की तरफ लेके आ रहा होता है। तो उसके बाद इफरेंट को फर्दर हम डिवीजन की तरफ लेके जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो सोमैटिक के अंदर ये तमाम के तमाम जो वॉलेंट्री कंट्रोल वाले वर्किंग होती है, जितने भी वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं सारे के सारे ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल का। फॉर एग्जांपल हमारे स्केलेटल मसल की जितनी भी फंक्शनिंग है, जितने भी वर्किंग हो रही होती है, वो सारे हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल, हमारी अपनी मर्जी से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना वॉलेंट्री कंट्रोल वाले जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं। और ऑटोनोमिक के अंदर आपको पता है कि ये इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी हार्ट बीट वगैरह चल रही है, मुसलसल हार्ट जो है ना पंप कर रहा है, तो हम कभी भी उसको रोक नहीं सकते। या इसी तरीके से अगर हम जीआईटी के फंक्शन को देखें, वो मुसलसल जो है ना जीआईटी के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड हो रही होती है, तो हम अगर रोकना भी चाहें तो ना नहीं रोक सकते। तो यानी ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो इसलिए इनको हम इनवॉलेंट्री पढ़ रहे होते हैं। तो इनवॉलेंट्री के अंदर यानी इसके नाम से ही ऑटोमेटिकली यानी खुद ही जो है ना परफॉर्म हो रही होती है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं, तो फर्दर इसकी डिवीजन जो है ना हमारे पास तीन डिवीजन है। एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, उसके बाद है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये ओवरऑल जो है ना जीआईटी के, ये जो है ना नर्वस सिस्टम जीआईटी के फंक्शन को देख रहा होता है, उसके मसल की मोटिलिटी वगैरह को, उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह। उसके बाद पेंक्रियाज के रिलेटेड है, यानी उसमें से जो सिक्रीशन वगैरह या गॉल ब्लेडर वगैरह, इसकी सिक्रीशन वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है।
तो ओवरऑल जब ये जीआईटी के रिलेटेड फंक्शन को सबको कंट्रोल कर रहा हो तो इसको बाद में जो है ना सिंपल टर्म में हम इसको ब्रेन ऑफ गट भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ गट भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जीआईटी के रिलेटेड जितने भी फंक्शन है इस चीज़ को कंट्रोल कर, यानी कंट्रोल द मोटिलिटी एंडो एंड एक्सोक्राइन सेक्रेशन को भी ये जो है ना साथ साथ कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आ गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आप लोगों को पता है कि ये जो है ना हमारा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के कंपैरिजन के तौर पे जा रहे होते हैं। एक जो है ना रेस्ट कंडीशन के अंदर एक्टिवेट हो रही है, यानी रेस्ट कंडीशन को मेंटेन किया होता है, और एक जो है ना इमरजेंसी कंडीशन फाइट एंड फ्लाइट मोड को, यानी इसके अंदर जो है ना हमारे क्या कर रहा होता है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम जो है ना बेसिकली एएनएस के रिलेटेड जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारे का सारा आगे जो 2 यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो सारे के सारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखने जा रहे हैं। इस सिस्टम के ऊपर जो भी ड्रग किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है ना बेसिक इसके अगर फिजियोलॉजी को देख लें। जब तक हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शन का नहीं पता होगा, नॉर्मल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आगे जो उसके ऊपर इफेक्ट करने वाली ड्रग्स हैं उनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानकारी हासिल नहीं करेंगे जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में मुख्तलिफ कैटेगरी के हवाले से हमने 10-12 पॉइंट जो है ना नोट आउट किए हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी ड्रग्स हम पढ़ने जा रहे हैं सारे के सारे तकरीबन यही 12 के 12 फंक्शन को ही देख रहे होंगे मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर। तो इसको जब हम देखेंगे तो अब हम कंपैरिजन की फॉर्म में देख रहे हैं। जो राइटिंग हमारी ये ब्लैक बॉल मार्कर के साथ हमने लिखा हुआ है, तो ये जो है ना शो कर रही होगी सिंपैथेटिक की वर्किंग को, और पैरासिम्पैथेटिक की जो ब्लू बॉल मतलब मार्कर बोर्ड मार्कर साथ लिखा हुआ है, ये सारी की सारी वर्किंग जो शो कर रही होगी उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले कि हमारे पास फर्स्ट आर्गन जो है ना हमारे पास है आई। तो इसके ऊपर हम अगर देखें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या कर रहा होता है, ये प्यूपल के साइज को डायलेट कर रहा होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपल कर रहा होता है। और अगर इसी को कंपैरिजन के अंदर, यानी जब हम सिंपैथेटिक की अगर वर्किंग को देख लेंगे तो वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वही चीजें देख रहे होंगे, यानी उसके उल्ट काम कर रहा होगा। क्योंकि हमने पहले स्टार्ट में ही पढ़ा कि एक रेस्ट कंडीशन में होता है और एक दूसरा जो होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में स्टिमुलेट एक्टिवेट हो रहा होता है। तो इस तरीके से मेंटेन किया होता है। अगर एक कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा उसको रिलैक्स कर रहा होगा, अगर एक रिलैक्स कर रहा है तो फिर कंट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन जो आई आई के मसल्स हैं या उसके ओवरऑल अगर उसके फंक्शन को देखें उसके ऊपर क्या इफेक्ट पा रहा होता है, ये प्यूपल का साइज जो है ना डायलेट कर रहा होता है, प्यूपल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है। जब प्यूपल का साइज इंक्रीज हो उसको हम मेड्रासिस का नाम दे देते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल होगा तो उसको मियोसिस का नाम देते हैं। तो ये मेड्रासिस का करवाता है, ये कंट्रैक्शन का है तो इसका मियोसिस का काज करवा रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल इसके हम फंक्शन पहले देख रहे हैं। तो आगे ट्रेकिया और ब्रोंकाई की अगर देखें तो ये डायलेशन का करवा रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी इसके अगोनिस्ट के तौर पे जो अगर ड्रग हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो हमारे ब्रोंकाई के अंदर ट्रेकिया के अंदर क्या कर रहा होगा कि ये उसके जो है ना डायलेशन काज करवा रहा होगा। तो अगर अस्थमा के पेशेंट के अंदर हम देखें तो वो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी होती है, तो हम अगर ये सिंपैथेटिक एगोनिस्ट के तौर पर ड्रग दे रहे होंगे तो इसका मतलब है डायलेशन है, उसको इसके अंदर जो है ना रिलीफ मिल रहा होगा, यानी ट्रीटमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करवा रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर ट्रेकिया के अंदर ब्रोंकाई के अंदर यहाँ पे डायलेशन है तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रही होगी और सक्रीशन वगैरह, ये जो है ना इसकी सक्रीशन जो म्यूकस सक्रीशन वगैरह ये उसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और मजीद ब्रोंकोस्पैम वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जेनेटिला यानी मेल आर्गन के अंदर देखें तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या कर रहा हो, इजैकुलेशन को इंक्रीज कर रहा होगा, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये सक्रीशन को जो है ना ये इंक्रीज कर रहा होता है। तो एट ए टाइम ये दोनों सिस्टम जो है ना एक दूसरे के कंपैरिजन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ से जो सिक्रीशन इंक्रीज मतलब मिल रही है तो ये एक तो थिक होती है और विस्कस सिक्रीशन होती है। सलाइवा वगैरह की प्रोडक्शन अगर हो रही है सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर थिक और विस्कस टाइप की होगी, और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो ना वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही होगी यानी थिन टाइप की होगी। और अगर इसी का इफेक्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे
इसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे होंगे। तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा कि ये ओवरऑल हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा होगा और हार्ट के मसल की कंट्रक्शन काज करवा रहा होगा। जब कंट्रक्शन ज़्यादा होगी ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली एलिवेट करेगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको कंपैरिजन के तौर पे देखें तो ये उल्ट हो जाएगा, यानी हार्ट रेट यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के केस में कम हो रही है, कंट्रक्शन कम हो रही है, तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा होगा। अगर जीआईटी सिस्टम के अंदर देखें तो ये मसल जो है ना, यहाँ पे मसल की जो मोटिलिटी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये कम हो रही होगी। तो जब कम होगी तो क्या होगा कि जब डायरिया की कंडीशन में अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक मोटिलिटी कम हो जाएगी, तो ये ट्रीटमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन में जब पढ़ेंगे तो आसानी के साथ जो है ना याद हो रहा होगा। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मसल की मोटिलिटी यानी जीआईटी के अंदर मसल की मोटिलिटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और उसके बाद लैक्रिमल सेक्रेशन के अंदर ये टीयर्स वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा होता। ज़्यादातर जो है ना ये क्या होगा ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसकी स्टिमुलेशन यानी टीयर वगैरह की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। उसके बाद आगे किडनी के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम का ज़्यादा इफेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक का ना होने के बराबर है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। तो सिक्रीशन रेनिन की सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आगे हम जब डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो अल्फा बीटा रिसेप्टर वो देखेंगे। तो अल्फा जो होगा इसकी रेनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा होगा, जो अल्फा नहीं बीटा वन जो है ना सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रहा होगा, और अल्फा वन जो है ना इसकी सिक्रीशन को रेनिन की सिक्रीशन को कम कर रहा होगा। आगे बात आ गई ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। स्केलेटल मसल के अंदर जो ब्लड वेसल मौजूद होंगी वहां पे क्या होगा, वहां पे भी सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखा जा रहा है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही ज्यादातर इफेक्ट आ रहा होगा, तो वो डायलेशन काज करवा रहा होगा। और लगा लेकिन अगर स्किन के टिश्यूज के ऊपर, स्किन की ब्लड वेसल्स के ऊपर देखें, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर देखें, तो यही जो है ना वहां पे कंट्रक्शन काज करवा रहा होगा। तो ये जो है ना इसका भी इफेक्ट ज़्यादातर जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में हमने देखा है, और पैरासिम्पैथेटिक के केस में नहीं ज़्यादातर देखने को मेरे मतलब उसका ना होने के बराबर होता है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसके बाद जो है ना 10 नंबर पॉइंट है। अब लेंथ की अगर बात की, क्योंकि फंक्शन को हमने देख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक जो है ना, पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक जो है ना क्लफ्ट मौजूद होता है। न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन मौजूद होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसको बोल रहे होते हैं, न्यूरॉन टू न्यूरॉन ये जो एक दूसरे के साथ। तो ऊपर वाला जो एंड होता है उसको हम प्री बोल रहे हैं, जो पोस्ट वाला जहाँ पे इफेक्टर आर्गन मौजूद है यानी इफेक्टर आर्गन में रिसेप्टर मौजूद है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक बोल रहे होते हैं। तो इसकी अगर लेंथ की बात कर लें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए तो प्री प्री जो होती है वो शॉर्ट लेंथ होती है उसकी, और पोस्ट की जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। अब इसी को ही अपोजिट कर लेंगे पैरासिम्पैथेटिक के केस के अंदर, कि प्री की यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगी और पोस्ट की शॉर्ट हो जाएगी लेंथ। आगे बात आ गई लोकेशन की बात कर लें तो ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन वगैरह नर्व एंडिंग मौजूद होते हैं ये क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। लेकिन अगर बात कर लें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो ये इफेक्टर आर्गन के ऊपर ज़्यादातर मौजूद होती हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो ओवरऑल ये पूरे बॉडी के अंदर ज़्यादातर ये जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं नेटवर्क की फॉर्म में। लेकिन अगर बात कर लें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तो ये लिमिटेड टाइप के होते हैं, यानी लिमिटेड एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना अभी ये नॉर्मल हमने फंक्शन पढ़ा, मैंने हम जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है ना बेसिक फॉर्म फिजियोलॉजी से निकल के जो है ना जो मेन टॉपिक हमारा उसकी तरफ हमने मूव करना है। तो आगे जो है ना हमने देख लिया है कि ये जो जितने भी यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन के फॉर्म में हमने पढ़ा भी है पिछली स्लाइड के अंदर। तो इस स्लाइड के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि किस यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के दौरान जब इसकी एक्टिवेशन इमिशन हो रही है तो कौन सा न्यूरो यानी केमिकल की फॉर्म में ये जो है ना सेक्रेशन हो रही होती है, कौन सा न्यूरो जो है ना रिलीज आउट हो रहा होता है, और फिर जो है ना उसका एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम बात कर लें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना इसको हम क्योंकि कोलिन की फॉर्म में जो है ना एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में न्यूरो रिलीज आउट हो रहा है, तो इसी बेस पे उसका उस सिस्टम को हम
कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोल रहे हैं या कोलिनोमामेटिक एगोनिस्ट कोलिनोमामेटिक जो है ना सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कोलिन से ही एसिटाइल कोलिन से ही जो है ना इसको ड्राइव किया हुआ है। तो आपको पता है कि ये जितनी भी ड्रग हमने आगे पढ़नी है वो सारी की सारी या तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को या तो स्टिमुलेट करवा रही होंगी या उसको इनहिबिट करवा रही होंगी। तो जब स्टिमुलेशन या इनहिबिशन होगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज जो है ना ये इफेक्ट हो रही होगी, यानी स्टिमुलेशन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी यानी इसकी रिलीज इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे इनहिबिशन होगी तो फिर जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन है यानी जो रिलेटेड स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसकी इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला हमारा सिस्टम है जिससे जहाँ पे एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम बोल रहे हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये रिसेप्टर के ऊपर जब बाइंड हो जाती है एक्टिवेट हो जाए तो फिर एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन जो है ना यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ये रिलीज आउट हो रहा है। और अगर एड्रीनर्जिक की बात कर रहे हैं एड्रीनर्जिक की बात कर रहे हैं यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो ना हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएपिनेफ्रिन की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये स्केच की फॉर्म में हमने जो है ना पहले एसिटाइलकोलिन को देखना है और फिर उसके बाद जो है ना हम नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन ये जो है ना नेक्स्ट इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो देखेंगे। यहाँ पे जो है ना ये चार्ट सा जो है ना स्केच हमने बनाया हुआ है, ये जो है ना उसकी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज की साइट बता रहा है कि मस्करीनिक रिसेप्टर जो मस्करीनिक रिसेप्टर के रिलेटेड है वो ब्रेन के रिलेटेड यानी वहाँ से रिलीज हो जाता है यहाँ यानी उसके साथ कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ। और निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ज़्यादातर ये स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं और फिर आगे जो है ना फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से न्यूरॉन के ज़रिए से ब्रेन के एरिया के साथ जो है ना कनेक्ट होते हैं। अब ये मेडुला है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से जो है ना लीज आउट हम देखेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक के केस में एसिटाइलकोलिन जो है मेडुला से या स्पाइनल कॉर्ड से भी जो है ना रिलीज आउट हो रही होती है और यहाँ से जो है ना ओवरऑल इसका न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटाइलकोलिन ही है। तो दोनों केसेस के अंदर एसिटाइलकोलिन है। और सिम्पैथेटिक के केस में देखें तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज आउट कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड से एसिटाइलकोलिन की जो है ना एज ए न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये रिलीज आउट हो रहा है। इसी तरीके से अगर स्वेट ग्लैंड की बात करें तो दोनों साइड से एसिटाइलकोलिन ही है। ये जो है ना सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक जो है ना ये क्लफ्ट को शो कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल अगर प्री है तो ये पोस्ट सिनेप्टिक होगा। तो इस तरीके से इसका जो है ना रिलीज न्यूरॉन का क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, तो इस तरीके से ये इसका रिलीज आउट हो रहा है। एड्रेनल मेडुला की बात कर लें तो ये जो है ना डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन की जो है ना रिलीज हो रही होती है। ये जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर की ओवरऑल हमने इसकी बात कर ली है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह की जो है ना रिलीज हो रही होती है। तो आगे जो है ना ये बेसिक जो है ना हमने मेन स्टेप हमने देख रहे हैं कि जो एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज आउट हो रहा होता है उसके कौन कौन से स्टेप है सिंथेसिस स्टेप हम देख लेते हैं। ये बेसिकली जो है ना इसके 6 स्टेप हैं। ये 1 ये 2 हो गया 3 4 ये 5 और 6 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलिन जो है ना ल्यूमस से और सोडियम भी जो है ल्यूमस से आएगा हमारी न्यूरॉन की तरफ यानी हमारे प्री जो है ना पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आके क्या होगा एसिटाइलकोलिन जो है ना कोलिन और सोडियम आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे किस एंजाइम की मौजूदगी में एसिटाइल को एंजाइम ए की मौजूदगी में ये रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइलकोलिन के अंदर। ठीक है, इसकी कन्वर्जन तो पहला स्टेप होगा क्लियर कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होगी। अब इसकी जब सिंथेसिस हो जाएगी तो उसके बाद इसकी जो है ना वेजिकल की फॉर्म में जो है ना ये स्टोरेज हो जाती है। ये होगा सेकंड स्टेप, यहाँ पे इसकी स्टोरेज होगी। अब बात आ गई है, अब स्टोरेज है जब इसकी स्टिमुलेट यानी सिक्रीशन स्टार्ट होनी है या हम एगोनिस्ट के तौर पर ड्रग इस्तेमाल करवाएं तो वो सिक्रीशन इसकी काज करवाएगी। तो ये जो है एटीपी डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर के तौर पे यहाँ पे मौजूद होता है। ये क्या करें एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा डिपोलराइजेशन का फिनोमेना होगा। जो पोटाशियम की फॉर्म में आयन बाहर की तरफ मूव कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे और जो है ना अंदर की तो फिर क्या होगा कि पोटाशियम का आयन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है ये पोटाशियम वाहिद आयन है जो इनर साइड सेल होता है और बाकी जो पॉजिटिव चार्ज वाले सारे के सारे सेल के आउट सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो अब क्या होगा
कि नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे एटीपी की मालिक्यूल यानी उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो फिर क्या ये जो पोटाशियम है ये बाहर की तरफ मूव करेगा, और उसके रिस्पॉन्स के तौर पे पोटाशियम जो है ना इनवर्ड मूव कर रहा होता है। तो इनवर्ड जब मूव कर रहा होगा तो आस्ता आस्ता पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइपरपोलराइजेशन होगी। तो फिर जो है ना यहाँ से जो वेजिकल की फॉर्म में मौजूद है, वेजिकल के फॉर्म में ये स्टोरेज फॉर्म में मौजूद है, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन की ये जो है ना रिलीज स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको बोलते हैं, इस स्पेस के दरमियान यानी दो न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस मौजूद होता है प्री और पोस्ट के दरमियान, उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी होती है। अब उसमें से कुछ पोर्शन उसका जाके इफेक्टर आर्गन के ऊपर जाके बाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर रिलीज थर्ड स्टेप का ये फोर्थ है, ये बाइंडिंग ऑफ विद रिसेप्टार के ऊपर जाके पोस्ट पार्ट के ऊपर जाके ये बाइंड हो गया, तो उसका इफेक्ट जो भी आना है, यानी जो हमने इसका कंपैरिजन के फॉर्म में जो सिंपैथी का पैरासिम्पैथी का एक्शन पड़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से एसिटाइल कोलिन ने पैरासिम्पैथी के वाला एक्शन जो है ना उसके नर्व में फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करना है। अब इसमें से कुछ पोर्शन दोबारा रीअपटेक हो जाता है, यहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन कुछ उसका पोर्शन जो है ना यहाँ से एसिटाइल कोलिन का एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है ना इसको इसकी ब्रेकडाउन यानी डिग्रेडेशन हो रही है। 5 नंबर स्टेप है, डिग्रेडेशन हो रही है, कोलिन और एसिटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और कोलिन यही रिसाइकल होकर दोबारा ये यानी साइकिल के फॉर्म में चल रहा होता है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो अब जो है ना नेक्स्ट हम मजीद मूव करेंगे आगे, यहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टार के ऊपर जाके बाइंड आउट हो रही है और क्या रिस्पॉन्स होना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ये हम देख लेते हैं। ये हमारी ये नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है। तो इसके बारे में हम जो ना इसमें ख़ास तौर पे जो रिसेप्टर बेसिकली मेन रिसेप्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मस्क्रीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर हैं जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, बस आज इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बाकी कल जो है ना मेन टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन जो इफेक्टेड ड्रग्स हैं वो देख रहे होंगे। तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसकी सब टाइप देखते हैं, तो मस्क्रीनी के एम से ज़ाहिर किया जाता है, मस्क्रीन से निकला है। तो इसके सब टाइप जो है ना M1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जो है ना इसके यूनिट्स हैं यानी सब टाइप्स हैं। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो है ना जी कपल प्रोटीन रिसेप्टार के तौर पे काम करता है। आप लोगों ने फार्माकोलॉजी फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर ये रिसेप्टार की डिफरेंट फैमिली देखी है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल जो है ना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार के तौर पे होगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप फार्माकोलॉजी बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर जो है ना लेक्चर मौजूद है, तो आप हमारे चैनल में से जो है ना उसको निकाल के देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा और इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो भी आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तो इसकी स्टिमुलेशन जो है ना मस्क्रीन से जो है ना मस्क्रीन ड्रग है, इसके ज़रिए से ये रिसेप्टर जो है ना एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। और अगर इसको ब्लॉक करना हो तो हम इसके लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज ए एंटागोनिस्ट के तौर पे काम कर रहा होगा। अगर बात कर ले लोकेशन की, लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके रिस्पेक्टेड जो भी आर्गन है जहाँ पे इसके लोकेशन है उसके रिस्पेक्टिव जो भी डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो गई उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो लोकेशन वाइज हमें पता चल रहा होगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसकी लोकेशन के हवाले से है कि ऑटोनोमिक इफेक्टर आर्गन के ऊपर सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हार्ट है, हार्ट के अंदर है ब्लड वेसल्स है, आई के अंदर है, ग्लैंड्स और जीआईटी के अंदर मौजूद है, रिस्पायरेटरी और यूरिनरी ट्रैक के अंदर, और कुछ इसके पोर्शन जो है सीएनएस के अंदर भी मौजूद होता है। ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मस्क्रीनिक रिसेप्टर के बारे में। आगे जो है ना निकोटिनिक रिसेप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसकी भी सब यूनिट अगर सब टाइप देखें तो इसके अंदर मौजूद है निकोटीन एनसिन जो है ना ज़ाहिर किया गया, और इसके जो है ना सब यूनिट सब टाइप के अंदर देखें तो NM और NN, यानी दो इसकी बेसिक जो है ना सब टाइप है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर इसको देखें तो ये जो है ना लाइगैंड गेटेड आयन चैनल के तौर पे इसका मैकेनिज्म है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना इसका मैकेनिज्म है उसी तरीके से इफेक्ट आ रहा होता है। तो अगर ये भी जो है ना आप लोगों ने नहीं देखा तो उससे फर्स्ट लेक्चर के अंदर यानी बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर ये रिसेप्टर फैमिली पूरी जो है ना डिटेल के साथ दी हुई है। तो आप लोग जो है ना उसको एक मरतबा ज़रूर सुन लें, ताकि आप लोगों का ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा।
तो एक्टिवेशन इसकी यहाँ पे निकोटीन के ज़रिए से एक्टिवेट होते हैं और ब्लॉक किया जाता है ट्यूबोक्यूरिन और हेक्सामिथोनियम। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर और भी ड्रग्स हैं, लेकिन हमने जो है इम्पोर्टेंट दो का ही मेंशन किया है। बाकी आप लिपन कार्ड के ज़रिए से वहाँ पे जो है ना पूरी क्लासिफिकेशन है वहाँ से देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास 5 सब यूनिट्स इसके मौजूद हैं। 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, और उसके बाद है हमारे पास 1 बीटा है, 1 गैमा है और 1 डेल्टा। तो आप चार्ली भी बोल सकते हो। मतलब मेन चीज़ है कि आप लोगों को याद रहेगा ये 5 जो है ना इसके सब यूनिट्स जहाँ पे मौजूद है, ये 2 अल्फ़ा हो गए, ये बीटा हो गया, ये गैमा हो गया और ये चार्ली या डेल्टा इसको बोल सकते हैं। तो ये सब यूनिट्स हैं। तो इसकी अगर लोकेशन की बात कर लें तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर मौजूद होते हैं, और उसके बाद है ऑटोनोमी गैंग्लिया के अंदर भी मौजूद है, और बाकी एड्रिनल मेडुला के ये जो है ना इसकी मेन 3 पॉइंट है जहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। और जब एसिटाइल कोलिन जो है ना अल्फा रिसेप्टर के ऊपर, अल्फा सब यूनिट के ऊपर यहाँ पे आके बाइंड हो जाती है, तो इसने क्या करना होता है, सोडियम चैनल को एक्टिवेट करना, यानी उसको ओपन करना, सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आगे जो है ना हम मजीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट आपका रह गया, तो आप लोग जो है ना कमेंट के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी एफर्ट किस हद तक आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, ताकि आगे लेक्चर के अंदर जो है ना हम इम्प्रूवमेंट के साथ आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे। आप खुद भी अपने दोस्तों को भी इसका रिकमेंड किया करें। अल्लाह हाफिज़।